गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। और आपने जो है पीछे के जो क्लासेस हैं जीके का और हिंदी का आपने देखा होगा। और ये जो है आपका हिंदी का जो है तीसरा क्लास है। और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 का ये जो है शिफ्ट फर्स्ट का है। अभी इसमें का एक सेकंड शिफ्ट वाला जो है वो जो है आपको कल मिलेगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देते हैं, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल एकेडमी पर सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन की सीरीज। और ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन्हीं को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, इन तिलों में तेल नहीं। इसका अर्थ होता है कंजूसे से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और कंगाली में आटा गीला मतलब कि गरीबी में और अधिक कष्ट प्राप्त होना। सर सलामत तो पगड़ी हजार मतलब कि अगर है जिंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा। और डी है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आसानी से जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसका महत्व तो नहीं होता है। नेक्स्ट है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे महाजन में महाजन में दीर्घ ई लगाकर जो है ये बना है महाजनी। तो इस प्रकार आपका जो है इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द जैसे बदमाश है, तो बदमाश में अगर हम ई लगा देंगे ई प्रत्यय तो ये हो जाएगा आपका बदमाशी। आपका ये बदमाशी हो जाएगा। वैसे दलाल में ई लगाएंगे तो ये हो जाएगा दलाली। किसान में ई लगाएंगे तो किसानी, और सफ़ेद में ई लगाएंगे तो सफ़ेदी। नेक्स्ट है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो ये जो है रामचंद्रिका, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका, केशव दास की कृति है। इसको जो है रामचंद्रिका लिखा है किसने? इसको लिखा है केशव दास ने लिखा है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं विज्ञान गीता, ये भी केशवदास की कृति है, किंतु ये रचनाएं जो है राम काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती। सिर्फ जो है राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आपकी ये रामचंद्रिका आती है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत ये सिर्फ रामचंद्रिका आती है, बाकी ये कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता ये सब केशवदास की कृति है, लेकिन ये सब राम काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति। तो गांव के लोगों को जो है ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। जो गांव का व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति। नेक्स्ट है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो ये जो है सलभद्र सूरी को, ये गणपति चंद्र गुप्त जो थे उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि, यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूर्य जो है वो 13वीं सदी के ये जैन कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? ये आपके जैन कवि हैं। और इन्होंने जो है अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। एक है मुरलीधर, और बी है पंकज, सी है पुस्तक और डी है परमौषध। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ और तीसरा होता है यौगिक। तो यहाँ पे देखो जो परमौषधि है ये यौगिक शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात हो गया, कलम हो गया, पुस्तक हो गया। तो इनको अगर हम खंड करेंगे, जैसे मान लो रात को हम खंड करते हैं तो ये रा प्लस ता आएगा, तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है या सार्थक इनका खंड नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है। वहीं पे अगर हम योग रूढ़ की बात करें तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यूँ अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उनको योग रूढ़ कहते हैं। उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, तो ये आपका हो जाता है पीताम्बर। पीताम्बर किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। वहीं पे देखो मुरलीधर, ये आपका हो गया मुरली प्लस धर, तो ये आपका हो जाएगा मुरलीधर। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक तीसरा शब्द बनता है और इसका अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे देखो पंख और जा, पंख मतलब होता है कीचड़, जा मतलब होता है कीचड़ में जन्मने वाला, मतलब जन्म लेने वाला। तो
कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज मतलब कमल। तो देखो यहाँ पे पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, और ये पंकज का अर्थ होता है कमल, तो इस प्रकार इसका अलग अर्थ निकला। और जब जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है छात्र प्लस आवास, तो ये आपका बनता है छात्रावास। तो इस प्रकार आपका जो ये परम औषधि है, ये आपका क्या है, ये यौगिक शब्द है। वहीं पे पुस्तक जो है रूढ़ शब्द है, और पंकज जो है ये आपका योग रूढ़ है, ये योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता उस लिखी है, तो ये वाला होगा नहीं। तुम लिखी, ये भी नहीं होगा। किसने लिखी है, अगर किसने लगाएंगे तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तब सही रहता, अदरवाइज ये गलत है। तो इस प्रकार यह कविता मैंने लिखी है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, तो इसका राइट आंसर होगा मुल्ला दाऊद। राम कुमार वर्मा ने प्रेखान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना है, जिसे दिए गए विकल्पों में सही सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। तो ये जो है प्रेमाख्यान परंपरा के हैं मुल्ला दाऊद, बाकी और जो तीन हैं वो जो है सूफी काव्य धारा के हैं। यहाँ पे कुतुबन है, कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है। असाइद की रचना है हंसावली। मलिक मोहम्मद जायसी की जो है पद्मावती। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले, यहाँ पे पाने वाले कवि हैं, तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन। इनको जो है 1968 में इनकी जो रचना थी दो चट्टाने, दो चट्टाने के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में, किसको, हरिवंश राय बच्चन को। और ये जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनके जो कुछ अन्य रचनाएं हैं, मधुशाला है, मधुबाला, मधुकलश, और इनको जो है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इनको जो हिम तरंगिणी के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में, किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, और सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ए है नगर प्रवेश, बी है कार्य में दक्ष, सी है कला प्रवीण, और डी है रणसूर। तो यहाँ पे कार्य में दक्ष समास विग्रह पद है, जिसका समासिक शब्द होगा, ये अगर हम इसको समासिक शब्द लिखें तो ये हो जाएगा कार्य दक्ष। तो इस प्रकार ये जो है समास विग्रह वाला पद है, और इसमें जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समासिक पद चुनिए। अब यहाँ पे समासिक पद चुनना है, तो ये हो जाएगा वायु वेग, वायु वेग। बाकी ये वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट, ये सब क्या है, ये समास विग्रह हैं। और ये वायु वेग जो है ये समासिक पद है। और वायु वेग में जो है आपका कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण का विशेष संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाते हैं। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महाजन महान है जो जन, वायु वेग, वायु के समान वेग। उद्घाटन का संधि विच्छेद, तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन आपका ये हो जाएगा उद्घाटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा। देखो अब यहाँ पे ये व्यंजन संधि, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा या अलावा, या जिसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन आए, या कोई असमान स्वर आए, तो का, तो जो का है, का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे उत प्लस घाटन है, क्या है, उत प्लस घाटन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया कि किसके बाद, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का। अब देखो ये क्या है, उत है, उसके बाद घाटन, तो ये जो घा है ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने वर्ग का, ये जो है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उद्घाटन, उद्घाटन। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 348। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट में
अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित किए गए हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की रचना है? तो ये जो है रैदास की रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है पंक्ति संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचा गया है। संत कुलभूषण इनको कहा जाता है और इनका जन्म जो है काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे, यानी कि ये रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री मीराबाई के ये गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये रामानंद के शिष्य थे रैदास, और रैदास की जो शिष्य थी वो मीराबाई। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? यहाँ पे बेटा, ये देखो यहाँ पे बेटा मतलब यहाँ पे एक वचन एक जैसा नहीं, ये बेटा का क्या होता है? बेटे बन जाता है। बेटा का आपका ये बेटे बन जाता है, लेकिन काका का काके नहीं होगा, चाचा का चाचे और फूफा का फूफे नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है ये सभी स्थिति में एक जैसे रहते हैं, लेकिन ये बेटा जो होता है ये इसका वचन चेंज हो जाता है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इस वाक्य में जो सहायक क्रिया वो सी यानी कि हूँ। इस वाक्य में हूँ सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। वह घर आता है, मैं घर जाता हूँ, इसमें आना और जाना मुख्य क्रिया तथा हैं और हूँ सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? वहाँ पे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जहाँ या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, तो देखो एक नाचना और दूसरा क्या है? लगी, ये जो है रंजक क्रिया है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे आनंद आती है, ये गलत है। मुझे आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये गलत है। इस प्रकार ये इसका राइट आंसर सी होगा। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनको 1970 में, रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना नाम की रचना के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था 1970 में। राष्ट्र में य प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा राष्ट्रीय। तो ये राष्ट्र हो गया और इसमें हमने क्या लगाया? ये प्रत्यय लगाया, तो ये आपका बनेगा राष्ट्रीय। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पूछ रहा है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें डी है। तो अगर हम डी धन ज्ञान, तो आपका हो जाएगा ये विज्ञान हो जाएगा। तो उपसर्ग होता है किसी शब्द के प्रयुक्त शब्द के पूर्व में ये लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। वहीं पे प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, शिव। यहाँ पे सॉरी पार्वती है, पुत्र है और पृथ्वी है। तो इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा? देखो पार्वती का हो जाएगा रुद्राणी, पुत्र का होता है नंदन, जिसे बोलते हैं कौशल्या नंदन, यशोदा नंदन, सुमित्रा नंदन, और पृथ्वी का होता है अवनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो पार्वती के जो अन्य पर्यायवाची हैं, उमा है, गिरिजा है, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी। पुत्र का नंदन, सुत, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा। पृथ्वी का होगा धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति में से किस शब्द से हुई है? तो तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो त्रिलिंग से हुई है। ये संस्कृत का शब्द है, ये जो है संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। और जो तेलुगु भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किसके? ये द्रविड़ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जैसे हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, वैसे जो है द्रविड़ भाषा की जो है तेलुगु है। भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा एवं राजभाषा जो है ये तेलुगु है। अब देखो यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो अब पढ़ते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में आंध्र आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परमासत्य नहीं होता। वह स्वयंभू
या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारण होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उनका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इससे न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। सी कह रहा है विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा कि ये देखो, वह अपने समय की एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय निरंतर न होकर एक सापेक्ष अवधारणा, वो अपने समय की एक तदर्थ सच्चाई, यहाँ पे वास्तविक सच्चाई, यहाँ पे तदर्थ सच्चाई बयां करती है। अतः विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी परिपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। किसका? विज्ञान का कोई भी सिद्धांत। नेक्स्ट है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ये जो है क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ। आज भी उपग्रहों का प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो जब आज भी उपग्रह का प्रक्षेपण होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो ये जो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा जो है दो तरह की बातें की जाती है। एक, न्यूटनवाद को इसने झूठा करार दिया, और दूसरा, जो न्यूटनवाद था उसमें एक नया अध्याय जुड़ा। 30 में प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो इसमें जो है यण संधि है, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्रति प्लस एक। तो यहाँ पे क्या है, जब ई उ री के पश्चात, किसके बाद? ई उ और री के पश्चात कोई असमान भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे, यहाँ पे असमान स्वर आए तो ई जो होता है वो ई का हो जाता है, या उ के स्थान पे वा और री के स्थान पे ये रा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, प्रति एक। तो यहाँ पे क्या ई आ रहा है और ये ए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बना आपका प्रत्येक, और इसे क्या है यहाँ पे सुआगत, तो ये हो जाएगा स्वागत, और इसमें माँ लगाओ तो स्वागतम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनफटा इस समाज भेद का, यहाँ पे ये समास होगा, समास भेद का उदाहरण, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। वे समासी पद जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे सीधे हम कह सकते हैं कि जब दो के बीच में तीसरा आ जाए तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो यानी कि इसमें दोनों पद बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो यहाँ पे पीताम्बर, दशानन, चतुरानन, तो ये सब जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? तो ये जो है उपन्यास था विनायक, एक उपन्यास था, ये लिखा गया था रमेश चंद्र शाह के द्वारा। इसके लिए इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी अन्य रचनाएं शैतान के बहाने, समांतर रचना के बदले, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, मुंह में राम बगल में छीरी, सावन हरे न भादो सूखे, मतलब कि यहाँ पे हमेशा एक जैसे रहना। अब देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब है प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, इसका तो बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। नेक्स्ट है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि बाहर से मित्र और भीतर से बैर। नेक्स्ट है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग बछड़ा घास खा रहा था, मृग शिशु घास खा रहा था, मृग बच्चा घास खा रहा था, मृग शावक, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो जो मृग बच्चा होता है उसको मृग शावक कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, मृग शावक, यहाँ पे आप भर सकते हैं, मृग शावक घास खा रहा था। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो उपसर्ग है वो परि होगा। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग से बने अन्य प्रत्यय, जैसे पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिमाण,
और परिणाम आदि जो है ये परि उपसर्ग से बने, वहीं पे पर उपसर्ग से बने प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास और आपका ये प्रदीप, और पर उपसर्ग से बने परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, ये सब जो है आपके पर उपसर्ग हैं। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच ये गलत होगा, अध्यापक और छात्रों के बीच ये भी गलत होगा, आपसे घनिष्ठ ये भी गलत होगा। तो जो कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से जो है शासकीय अधिकारियों के बीच होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों के बीच आपसी सलाह, विचार विमर्श एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, तो यहाँ पे सर्वस्व है, इसका मतलब ये गलत होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ये सही लग रहा है, लेकिन आगे और देख लीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति, ये भी गलत होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है, ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह शांति है, तो ये जो है आपका बी होगा। तो दोस्तों हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसके बाद फिर अभी जो है इसका जेल वार्डन का सेकंड शिफ्ट वाला 19/12/2020 का जो सेकंड शिफ्ट वाला अभी बचा हुआ है वो आपको कल मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एटलीस्ट डिसलाइक ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने और इस पीपीटी को बनाने में। तो अगर आपको कहीं पर कुछ एरर दिख रहा है, कुछ सुधार की जरूरत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और कुछ लोगों का कमेंट आया कि आप इसमें जो आंसर को है, आंसर इसमें ऐड ना करें, आंसर को बाद में ऐड कर दिया करें, जो पीडीएफ आपको अटैच करें। तो चलिए अब अगले जो स्लाइड बनाएंगे उसमें हम आंसर को ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ये चैनल की आईडी है और ये फेसबुक का पेज है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।